नमस्कार साथियों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर वीक आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आता हूं, जिसमें हम पिछले एक सप्ताह के जितने भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस को लेके आते हैं। टोटल क्वेश्चन 35 होते हैं। इन क्वेश्चंस के साथ साथ इन्हीं क्वेश्चन से संबंधित जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में इस क्लास में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सारणी पर नज़र डाल लेते हैं, किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल 35 क्वेश्चन हैं जो कि पिछले वीक से हैं। खेल से इस बार 8 क्वेश्चन है। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति की बात करें तो 4 क्वेश्चन लिए गए हैं। स्थान से 8 क्वेश्चन है। बुक्स से 1 क्वेश्चन है। रक्षा की बात करें तो रक्षा से 4 क्वेश्चन लिए गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 3 क्वेश्चन है। योजना से 3 है और लास्ट में विविध से 4 क्वेश्चन है। टोटल कितने हैं? 35 क्वेश्चन हैं। शुरुआत करेंगे हम खेल के साथ में। आज का पहला सवाल देखते हैं खेल से। हाल ही में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पहला स्थान हासिल किया है। अब बात करें कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप के आयोजन की दोस्तों, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? लागोस। कहाँ है? नाइजीरिया में। वहाँ पर इसका आयोजन कब से कब तक किया गया था? 9 to 12 अगस्त। ठीक है, 12 अगस्त को इसका समापन हुआ है। और बात करें इसमें भारतीय टीम द्वारा टोटल जो पदक जीते गए हैं वो 35 जीते गए हैं। ठीक है, कितने जीते गए हैं? 35। जिसमें हम बात करें गोल्ड की तो गोल्ड कितने हैं? 13 है। सिल्वर कितने हैं? 8 हैं। और ब्रोंज की बात करें तो 14 पदक जो हैं वो ब्रोंज मेडल जीते हैं। साथ ही दोस्तों इस टूर्नामेंट में एक ट्रॉफ़ी होती है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए, विलिंगसन स्क्वायर ट्रॉफी। ये ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम को मिलता है। तो भारतीय टीम द्वारा इस ट्रॉफी पर भी कब्जा किया गया है। हम बात करें दूसरे नंबर की रैंक की तो इंग्लैंड रहा है। दूसरा रैंक किसका रहा है? इंग्लैंड का। तीसरा नंबर पे जो मेज़बान था नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया इसमें तीसरे रैंक पर रहा है। क्लियर है? आगे बढ़े। हाल ही में किस शहर में BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन किया गया है? पटना, नई दिल्ली, सूरत या फिर भोपाल? BWF जो है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप है और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। हम बात करें दोस्तों इसके उद्घाटन की तो इसका उद्घाटन जो हुआ है वो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। कहाँ पर? नई दिल्ली में। वहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है। और ये जो टूर्नामेंट है दोस्तों ये 17 अगस्त से 23 अगस्त तक 17 to 23 अगस्त तक चलने वाला है। इसके अलावा बात करें इसका जो आयोजन है वो 17 साल भारत को मेज़बानी मिली है। 17 साल बाद मेज़बानी कौन कर रहा है? अपना देश भारत कर रहा है। ठीक है, 17 साल के लंबे इंतज़ार के बाद में भारत को BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेज़बानी करने का मौका मिला है। ठीक है, आगे देखें। हाल ही में कोरिया मास्टर्स 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? कोरिया मास्टर्स 2026 जीतने वाले जो पहले भारतीय बने हैं वो कौन है? अस्मिता चालिहा। अस्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स 2026 का जो खिताब है वो अपने नाम कर लिया है। और ये जो है असम की निवासी है ये। ठीक है, असम निवासी हैं अस्मिता जी। और इन्होंने जो है ये रिकॉर्ड बनाया है, पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। ठीक है, ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। पहली भारतीय क्या बनी है? खिलाड़ी बनी है। इसके अलावा बात करें दोस्तों इसके आयोजन की तो इसका आयोजन आसान साउथ कोरिया में। आयोजन की बात करें हम तो कहाँ किया गया था?
असान में इसका आयोजन किया गया था। साउथ कोरिया में पड़ता है, साउथ कोरिया में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? असान में। और फाइनल में जो था वो चीन की खिलाड़ी थी हान क्यानशी। फाइनल में किसको हराया है? हान क्यानशी, ठीक है, चाइना की थी। इनको हरा करके ये भारतीय जो अस्मिता चालिया हैं, इन्होंने ये जो कोरिया मास्टर्स का खिताब है ये अपने नाम किया है। और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय भी बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? भारत और नेपाल, बेल्जियम और नीदरलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड, श्रीलंका और मालदीव। तो संयुक्त रूप से इसकी मेज़बानी की जा रही है। तो इसका जो आयोजन का उद्घाटन की बात करें हम, तो इसमें बेल्जियम और नीदरलैंड, ये ऑप्शन जो है आपका राइट होगा, बी ऑप्शन। ये जो टूर्नामेंट है दोस्तों, इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पर? वावरे जो पड़ता है ये बेल्जियम का देश है, सॉरी बेल्जियम में है। और जो दूसरा है एम्स्टर्डम, ये किसका है? नीदरलैंड का। इन दो जगहों पर दोस्तों ये टूर्नामेंट है खेला जाने वाला है, वावरे बेल्जियम और एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। ठीक है, और ये जो है मेल प्लस फीमेल यानी कि पुरुष और महिलाओं को दोनों का है। और ये 15 अगस्त से 30 अगस्त तक खेला जाएगा। 15 अगस्त से 30 अगस्त तक ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। और इतिहास में पहली बार ऐसा जब हो रहा है कि जब दो देश एक साथ मेज़बानी कर रहे हैं, पहली बार दो देश मेज़बानी, ठीक है, मेज़बानी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेज़बानी कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है जब दो देश मिलकर इसकी मेज़बानी कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें 2023 का जो पिछला हुआ था वो कहाँ हुआ था? ओडिशा में। ओडिशा भारत में खेला गया था। ठीक है, और अब इस बार का जो है वो बेल्जियम और नीदरलैंड, यानी कि बेल्जियम और नीदरलैंड संयुक्त रूप से इसकी मेज़बानी कर रहे हैं। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब दो देश मिलकर इस FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 है ये, इसका जो मेज़बानी है उसकी मेज़बानी का आयोजन कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय मूल की बोधना शिवनंदन किस देश की सबसे युवा शतरंज चैंपियन बन गई है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंग्लैंड या फिर कनाडा? तो भारतीय मूल की है बोधना शिवनंदन और ये इंग्लैंड की सबसे युवा शतरंज चैंपियन बनी है। इसके बारे में हम बात करें तो 11 वर्षीय ये बालिका है, मात्र 11 साल की हैं। ठीक है, और भारतीय मूल के ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप 2026 है उसमें इन्होंने विजय प्राप्त की है। ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप जीतकर, ठीक है, चैंपियनशिप जीतकर जो है इंग्लैंड की सबसे युवा शतरंज चैंपियन बन गई है, क्योंकि ये भारतीय मूल की है। कहाँ की है? भारतीय मूल की, बोधना शिवनंदन। ठीक है, आगे देखें। हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड 2026 में कितने पदक जीते हैं? 2, 4, 5 या फिर 7? तो कितने जीते हैं? टोटल 4 पदक जीते हैं। आयोजन की बात करें दोस्तों तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? बुखारेस्ट। कहाँ पड़ता है? रोमानिया। ठीक है, रोमानिया में इसका आयोजन किया गया था। और ये संस्करण की बात करें तो कौन सा नंबर का संस्करण है? 23 नंबर का ये संस्करण है। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? कुल 4 पदक जीते हैं। और भारत ने 1 गोल्ड जीता है इसमें, और जो 3 क्या जीते हैं? ब्रॉन्ज जीते हैं। सिल्वर मेडल नहीं जीता है। जो 1 गोल्ड जीता है वो श्रीलक्ष्मी वेंकटरमन ने जीता है। किसने जीता है? श्रीलक्ष्मी वेंकटरमन। ठीक है, वेंकटरमन द्वारा ये
एक गोल्ड जीता गया। टोटल की बात करें तो 4 मेडल आए हैं, जिसमें 1 गोल्ड है और 3 ब्रॉन्ज मेडल है। सिल्वर मेडल भारतीय टीम ने इसमें नहीं जीता है। ठीक है, संस्करण की बात करें तो 23 नंबर का ये संस्करण था। ठीक है, आगे देखें। हाल ही में अमेरिका में आयोजित अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 3, 5, 10 या फिर 8? तो कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं। और इसके आयोजन की बात करें हम तो आयोजन कहाँ किया गया था? अमेरिका का शहर है यूजीन और ओरेगन, यूजीन और ओरेगन, यूएसए में इसका आयोजन किया गया था। और भारतीय टीम ने इसमें गोल्ड नहीं जीता है। सिल्वर की बात करें सिल्वर 2 है और ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज 1 है। ठीक है, गोल्ड मेडल भारतीय टीम द्वारा इसमें नहीं जीता गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2026 मोटो जीपी ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये राहुल फर्नांडीज हैं, स्पेनिश हैं ये। ठीक है, इनके द्वारा ये जीता गया है। इसके अलावा बात करें हम जॉर्ज मार्टिन की तो ये सेकंड रैंक पर रहे हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पर ये रहे हैं। आगे बढ़ते हैं प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के साथ में। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अब बात करेंगे प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चंस की। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर स्पेस वॉक करने वाले भारतीय मूल के तीसरे व्यक्ति कौन बन गए हैं? अजय गर्ग, अनिल मेनन, पार्थ शर्मा या शुभांशु शुक्ला। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर स्पेस वॉक करने वाले जो तीसरे भारतीय बने हैं वो कौन बने हैं? अनिल मेनन, भारतीय मूल के हैं, अनिल मेनन बने हैं। इससे पहले हम बात करें तो पहला कौन था? पहले की बात करें तो राकेश शर्मा। और सेकंड नंबर की बात करें तो सुनीता विलियम्स। कौन है? सुनीता विलियम्स। और अब इस सूची में जो थर्ड नंबर पर आ गए हैं वो कौन आ गए हैं? अनिल मेनन जी आ गए हैं। ठीक है, ऐसा करने वाले ये तीसरे भारतीय मूल के व्यक्ति बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आनंद प्रकाश जी को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? सूडान, मोरक्को, स्वातिनी या फिर यूएई? तो कहाँ पर? एस्वातिनी। ठीक है, एस्वातिनी जो है वहाँ पर जो आनंद प्रकाश जी हैं इनको भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। और ये 2009 बैच के वरिष्ठ राजनयिक हैं। 2009 बैच के वरिष्ठ राजनयिक हैं। इससे पहले दोस्तों ये भारत के में जो विदेश मंत्रालय उसमें निदेशक के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, विदेश मंत्रालय में क्या थे? निदेशक के पद पर क्या थे? कार्यरत थे। ठीक है, अब इनको एस्वातिनी है वहाँ पर भारतीय जो है उच्चायुक्त नियुक्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जाम्बिया सुप्रीम कोर्ट की पहली भारतीय मूल की महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो आभा नायर पटेल जी जो है जाम्बिया सुप्रीम कोर्ट। जाम्बिया की बात करें तो जाम्बिया एक अफ्रीकी महाद्वीप देश है। जाम्बिया क्या है? अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है लुसाका। क्या है? लुसाका। और लुसाका में ही इसका जो है वो सुप्रीम कोर्ट है जाम्बिया का। वहाँ पर जो है आभा नायर जी क्या बनी है? न्यायाधीश बनी है। और ये पहली भारतीय मूल की महिला न्यायाधीश होगी आभा नायर पटेल जी। क्लियर है? आगे बढ़े। हाल ही में नेपाल द्वारा किस भारतीय सेना प्रमुख को अपनी सेना के जनरल का मानद पद प्रदान किया है? ऑप्शन आपके सामने है। जनरल धीरज सेठ, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है राइट आंसर? ऑप्शन ए राइट होगा, जनरल धीरज सेठ। कौन है वर्तमान में भारतीय थल सेना प्रमुख है? इनको क्या है कि जो नेपाल है, नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, हम बात करें नेपाल के राष्ट्रपति की तो क्या नाम है? रामचंद्र पौडेल द्वारा जो है अपना जो नेपाल का जो
जनरल का है मानद पद वो प्रदान किया है। और ये जो परंपरा है दोस्तों 1950 से चली आ रही है, ठीक है, ये परंपरा है, ये 1950 से चली आ रही है कि ऐतिहासिक और पारंपरिक सैन्य व्यवस्था का हिस्सा है। दोनों देश एक दूसरे के सेना प्रमुखों को ये मानक जो पद प्रदान है ये किया जाता है, ठीक है। तो नेपाल के द्वारा अभी जनरल धीरज सेठ जी जो वर्तमान में भारतीय थल सेना प्रमुख हैं, इनको इस जो है जनरल का जो मानद पद है इससे सम्मानित किया है। इसके अलावा हम बात करें एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह की, तो ये वायुसेना प्रमुख हैं। और एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जी की बात करें तो ये जल सेना यानी कि नौसेना प्रमुख है, ठीक है। आगे देखें, अब बात करेंगे स्थान से संबंधित क्वेश्चंस की। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप कहाँ लॉन्च किया है? तो कहाँ पर किया है? गांधीनगर, गुजरात में, ठीक है। वर्चुअल रूप से इसका उद्घाटन किया है। और हम बात करें इस ऐप का तो ये जो है 12 अगस्त को किया गया है, ठीक है। 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है प्रतिवर्ष? राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस के उपलक्ष्य में अमित शाह जी द्वारा गांधीनगर गुजरात में ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप जो है उसको लॉन्च किया है। क्या उद्देश्य है? ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 750 या 752 पुस्तकालयों को आपस में जोड़ना है ताकि पुस्तकों का जो कमी है वो पूरी की जा सके, ठीक है। आगे बढ़े। हाल ही में ओशनिक और पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर 8वें ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो ये बैठक कहाँ हुई है? ये बैठक हुई है गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। हम बात करें इस बैठक की तो इस बैठक का आयोजन 12 से 14 अगस्त को गोवा में किया गया था। और मेज़बानी की बात करें तो इसकी मेज़बानी किसने की है? राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई है। और इसमें जो है कौन कौन से देश सम्मिलित थे? ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अपना भारत देश, ठीक है। ये देश जो थे इसमें सम्मिलित थे। कहाँ पर हुई थी मीटिंग? ये गोवा में हुई थी। क्लियर? आगे देखें। हाल ही में पुलिस शहीदों के परिवारों के लिए टीजी वीर पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु, असम, तेलंगाना या फिर हरियाणा में? तो ये कहाँ किया गया है? तेलंगाना में, ठीक है। टीजी यानी कि तेलंगाना में वीर पोर्टल है ये जो है लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल के माध्यम से शहीद कर्मियों के जो आश्रित हैं उनको वित्तीय सहायता मिलेगी। साथ ही अनुकंपा, नियुक्ति और ज़मीन आवंटन से जुड़ी जो शिकायतें हैं उसको सीधा इस पोर्टल के माध्यम से उनकी शिकायतों का निवारण किया जा सकेगा, ठीक है। तो तेलंगाना सरकार द्वारा ये पुलिस शहीदों के परिवार को जो है उसको टीजी वीर पोर्टल भेंट किया है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध के लिए डीआरडीओ द्वारा नेत्रा 2026 नामक 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये डीआरडीओ द्वारा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए जो ये था ये बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। और इसके आयोजन की बात करें हम तो ये 11-12 अगस्त 2 दिन किया गया था, ठीक है। और इसकी जो मेज़बानी की है वो किसने की है? डीआरडीओ ने। किसने की है? डीआरडीओ ने, ठीक है। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य की बात करें तो आधुनिक युद्ध क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और नेटवर्क केंद्रित समस्याओं को मजबूत करना है, ठीक है। तो ये बेंगलुरु में ये दो दिवसीय सेमिनार था, इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में होयसल शासकों संबंधी जानकारी वाले वीरगलू शिलालेख की खोज कहाँ हुई है? तो ये होयसल शासक जो थे उसके संबंधी जो
जानकारियाँ मिली हैं वो शिलालेख जो है कर्नाटक से संबंधित है। हम बात करें कर्नाटक की तो हासन जिला पड़ता है। कहाँ पर? हासन जिला। कर्नाटक के हासन जिले के अंदर निरगुंडा गांव है। कौन सा है? निरगुंडा गांव। निरगुंडा गांव, वहाँ पर ये जो है शिलालेख मिले हैं। और ये शिलालेख की बात करें तो इस पर क्या अंकित है? 11 दिसंबर 1141 जो तिथि है वो अंकित इस पे मिली हुई है। और उस समय राजा विष्णुवर्धन, राजा कौन थे? विष्णुवर्धन और इसके अंगरक्षक थे, उनके बलिदान की जानकारी इसमें मिलती है। ठीक है, तो इनकी जानकारी मिलती है। और ये जो मिला है कहाँ मिला है? कर्नाटक के हासन जिले में नीरकुंडा गांव में मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक और सरकारी संस्थानों में कार्यक्रमों की शुरुआत से पहले अपना राज्य गीत गाना क्या कर दिया है? अनिवार्य कर दिया है। गोवा, असम, केरल या फिर तमिलनाडु? तो किस राज्य सरकार द्वारा? तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। तमिलनाडु सरकार द्वारा ये घोषणा की गई है कि कोई भी जो कार्यक्रम होगा शैक्षणिक और सरकारी कार्यक्रम, उसकी शुरुआत से पहले अपना जो राज्य गीत है, क्या राज्य गीत है? तमिल, थाई, वाजथू, ये राज्य गीत है, ये गाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में स्थापित इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या सबसे अधिक है? तो कहाँ है? महाराष्ट्र में। अभी रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में लगभग 7000 के करीब, 6985, ठीक है, 7000 के करीब जो है ईवी यानी कि चार्जिंग स्टेशन है। इसके अलावा बात करें सेकंड नंबर पे तो सेकंड रैंक जो किसकी रही है वो किसकी रही है? कर्नाटक की रही है। किसकी रही है? कर्नाटक इसमें सेकंड नंबर पर है। और उसमें लगभग हम बात करें 6805 जो है वो चार्जिंग स्टेशन वहाँ पर मिले हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस स्थान पर स्थित पारीछा बांध को विश्व धरोहर सिंचाई टैग दिया गया है? भोपाल, पटना, झांसी या फिर कोलकाता में? तो कहाँ स्थित है ये? झांसी में। पारीछा बांध जो है झांसी में स्थित है। और इसकी हम बात करें तो ये दोस्तों 140 साल पुराना है। कितना है? 140 साल पुराना है। लगभग 1881 से 1886 के बीच इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। हम बात करें नदी की तो कौन सी नदी पर है ये? बेतवा नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर बना हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकासी जो आयोग है उसके द्वारा विश्व धरोहर सिंचाई जो संरचना है उसके तहत इसको मान्यता दी गई है। किसको? पारीछा बांध को। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? झांसी में स्थित है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बुक से क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो ये रामनाथ कोविंद, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, 14वें नंबर के राष्ट्रपति, ठीक है, 14 नंबर के भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनकी आत्मकथा है। और इनकी आत्मकथा की बात करें तो इनका जो गांव था परौंख, कहाँ पड़ता है? यूपी में। ठीक है, वहाँ से लेकर इनके द्वारा राष्ट्रपति बनने का सफ़र कैसे तय किया गया? और राष्ट्रपति बनने के बाद जो 5 साल का इनका कार्यकाल था, 5 साल का जो इनका कार्यकाल था उसमें इनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, किस प्रकार से इनका कार्यकाल निकला, संबंधित सभी जानकारियाँ जो हैं इनकी जो आत्मकथा है रामनाथ कोविंद जी की ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल, इसके अंतर्गत इनके द्वारा मेंशन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्षा से है। हाल ही में किस एयरपोर्ट पर हाईजैकिंग से निपटने की प्रभावी तैयारी के लिए संयुक्त अभ्यास सुदर्शन शक्ति 5 हुआ है? तो कहाँ पर? दिल्ली एयरपोर्ट पर किया गया है। इसमें हम बात करें दोस्तों NSG, इसके अलावा CISF और इसके अलावा दिल्ली पुलिस की SWAT, ठीक है, दिल्ली पुलिस, इनके संयुक्त रूप से
जो है ये शक्ति 5 पे अभ्यास जो था सुदर्शन शक्ति 5, इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? दिल्ली एयरपोर्ट पे किया गया था। ठीक है, आगे देखें। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक ईओडी अभ्यास कोच्चि में शुरू हुआ है? तो कहाँ? अमेरिका और भारत की जो नौसेना है, उन दोनों के जो नौसेनाएं हैं उनका ये अभ्यास है, ये कोच्चि में शुरू हुआ है। और इसका जो आयोजन है दोस्तों, ये दक्षिणी नौसेना कमान, दक्षिण नौसेना कमान कहाँ है? कोच्चि में, वहाँ पर ये इसका जो है, और ये 10 से 14 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया था। 10 से 14 यानी कि 14 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया था। और इसकी बात करें हम तो दोनों देशों के विशेषज्ञ जो ड्राइविंग टीमें हैं उनके बीच आईडी खतरों से निपटने और अंडर वाटर जो माइन है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये अभ्यास किया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में कदर F मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने विकसित की है? तो किसने की है? ईरान ने अभी ये विकसित की है। और इसकी जो मारक क्षमता है ये 2000 किलोमीटर तक, कितनी है? 2000 किलोमीटर तक। जो शहाब 3 है उसका उन्नत संस्करण है। शहाब 3 जो बैलिस्टिक मिसाइल है ईरान की, उसका ही अपडेटेड वर्जन है। और ये 2000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज बताई जा रही है। क्या नाम है इसका? कदर F। आगे देखें। हाल ही में भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का कौन सा संस्करण शुरू किया गया है? तो कौन सा संस्करण है ये? 15वें नंबर का संस्करण है। इस संस्करण की बात करें तो इसका आयोजन सूरत थानी कहाँ है ये? ये है थाईलैंड में, वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। संस्करण की अगर हम बात करें तो संस्करण कौन सा है? 15वां संस्करण है। इसके अलावा बात करें इसका उद्देश्य जो है वो जंगल और अर्ध शहरी वातावरण में संयुक्त उग्रवाद विरोधी और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए दोनों जो सेनाएं हैं उनके बीच तालमेल बैठाया गया है कि किस प्रकार से ये ऑपरेशन सक्सेसफुली किया जा सके। ठीक है, आगे देखें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अभी हाल ही में इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने सिविल मार्केट के लिए कौन सी स्वदेशी हार्ड रिजोल्यूशन दूरबीन लॉन्च की है? तो कौन सी की है? ये गरुड़ दूरबीन है और इसको लॉन्च किया गया है। ये जो दूरबीन है ये वन्यजीव प्रेमी ट्रैकर्स और सुरक्षा एजेंसियों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाली है। ठीक है, इंडिया ऑप्टल लिमिटेड द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नासा ने किसे आर्टेमिस समझौते के तहत अपने मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो किसे किया है? इसरो में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है उसको इनवाइट किया गया है। नासा यानी कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है ये। ठीक है, ये चाइना की है। और जाक्सा की बात करें तो ये जापान की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है। ठीक है, तो इसरो को जो है नासा जो यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है उसके द्वारा अपने जो मून बेस प्रोग्राम है उसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। हाल ही में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किस देश की कंपनी HS शिपयार्ड को दूसरा HS इको फ्रेटर MPV जहाज MS मारिया सौंपा है? तो किस देश को सौंपा है? अभी जर्मनी को। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। 8 जहाज़ों का जो था ऑर्डर था उसमें इनके द्वारा ये सेकंड डिलीवरी की गई है। ठीक है, सेकंड डिलीवरी इनके द्वारा की गई है। ठीक है, आगे बढ़े। योजना से है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैंगिक समावेशी और सुरक्षित कार्यस्थलों को बढ़ावा देने के लिए महिला समर्थन संस्थान पुरस्कार योजना शुरू की है? तो किसके द्वारा की गई है? हरियाणा सरकार द्वारा ये इस योजना को शुरू किया गया है। लैंगिक समावेशी और सुरक्षित कार्यस्थलों को बढ़ावा देने के लिए ये जो योजना है इसको शुरू किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगस्त 2026 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लागू करने की घोषणा की है? तो पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा। पश्चिमी बंगाल में पहले जो था वो कन्याश्री योजना थी। कन्याश्री
योजना थी। ठीक है, ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना थी ये पूर्ण रूप से लागू नहीं थी, लेकिन अब सरकार द्वारा इसको जो योजना है इसको लागू करने की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किस स्थान पर स्कूली छात्रों के लिए परिवहन संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए विद्या वाहिनी योजना शुरू की गई है? तो ये दिल्ली सरकार द्वारा, ठीक है, दिल्ली सरकार द्वारा जो है, जो सरकारी स्कूल में, सरकारी जो स्कूल हैं उनमें 9वीं की छात्राओं को, इसको 9वीं की छात्राओं को जो है स्टाइलिश साइकिलें, कैसी स्टाइलिश साइकिलें, स्टाइलिश साइकिलें प्रदान की जाएगी ताकि उनको जो परिवहन संबंधी बाधाएं हैं उनका निवारण किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़े। विविध से है। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने वन हर्ब वन स्टैंडर्ड पहल को लागू करने के लिए किसके साथ समझौते का नवीनीकरण किया है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ में ये समझौता जो है उसको नवीनीकरण किया गया है। इसके माध्यम से दोस्तों आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक प्रणालियों में उपयोग किए जाने वाले जो औषधीय पौधे के लिए एकीकृत वैज्ञानिक और विश्वसनीय गुणवत्ता मानक स्थापित करना है। ठीक है, आगे देखें। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस डिवीजन में कवच 4.0 लगाने की मंजूरी दी है? तो कौन सा डिवीजन है? इज्जतनगर डिवीजन। इज्जतनगर डिवीजन में भारतीय रेलवे द्वारा कवच 4.0 लगाने की घोषणा की है। और ये जो क्षेत्र है दोस्तों 660 किलोमीटर है और इसकी लागत की बात करें तो 295 करोड़ जो लागत है वो आने वाली है। इसके माध्यम से एक ही ट्रैक पर आमने सामने आने वाली ट्रेनों को जो एक्सीडेंट होते हैं उसको रोका जा सकेगा। ठीक है, आगे बढ़े। हाल ही में भारत ने रिस्टोरेटिव हेल्थ केयर की थीम पर आधारित हैकाथॉन किसकी साझेदारी में आयोजित किया गया है? तो ये डी ऑप्शन राइट होगा, इजराइल। भारत और इजराइल की जो है साझेदारी, इस साझेदारी के माध्यम से ये जो रिस्टोरेटिव हेल्थ केयर है इसकी थीम पर आधारित ये हैकाथॉन जो साझेदारी इसको आयोजन किया गया है। और इसका जो विषय है, वो क्या है? पुनर्वास स्वास्थ्य सेवा। क्या है? पुनर्वास स्वास्थ्य सेवा है। अंतिम सवाल देखते हैं आज का। हाल ही में चर्चा में रहे कुरिल द्वीप समूह का विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो जो कुरिल द्वीप है दोस्तों ये जापान और रूस के बीच एक विवाद का जगह है और ये जो है ये प्रशांत महासागर में, कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत जो महासागर है वहाँ पर स्थित है। वहाँ पर ये 4 जगह हैं जिनकी बात करें हम, इतरूप, कोसानीर, इसके अलावा बात करें सिकोतन और हम्बोई। ठीक है, ये 4 जगह हैं प्रशांत महासागर में। और इन जगहों पर जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसमें सोवियत संघ ने इन पर क्या कर लिया था? सोवियत संघ द्वारा क्या कर लिया गया था? कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, क्या कर लिया था? कब्जा। और इसको कब्जा करने के बाद में सोवियत संघ ने इसका जो नाम रखा था वो क्या रखा था? दक्षिणी कुरिल रखा था। क्या रखा था? दक्षिणी कुरिल। क्या रखा था? दक्षिणी कुरिल। ठीक है, लेकिन जो जापान है, जापान इसको क्या मानता है? अपना उत्तरी क्षेत्र मानता है। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र मानता है। क्या मानता है? उत्तरी क्षेत्र मानता है। इस वजह से ये विवाद की स्थिति बनी हुई है जापान और रूस के मध्य। क्लियर है? धन्यवाद दोस्तों। कैसे लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीक लेटेस्ट करंट अफेयर क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।